मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार आप सभी को। पहले आप लोगों को मैं बधाई दे लेता हूँ, धन्यवाद दे लेता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा सराहा है मेरे वीडियो को। पैराडाइज साइंस सेंटर को इतना तेज़ी से लाइक और सब्सक्रिप्शन मिला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सभी आप लोग का प्रेम और श्रद्धा का और भरोसा और मेरे प्रयास का एक प्रतिफल है। बहुत ही खुशी हुई कि आप लोग मेरे इस वीडियो को इतना सुंदर लाइक किए हैं। ऐसे ही करते रहें ताकि मेरा मनोबल और उत्साह बढ़ते रहे और मैं पूरा मेहनत ला करके, मेहनत के साथ आप लोगों को पूरा चैप्टर का और हर पॉइंट को क्लियर करते हुए परीक्षा के एक क्वेश्चन का जवाब इसमें शामिल करते हैं और कोई भी परीक्षा बैठे कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसी प्रयास में आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि का अगला भाग पार्ट 2। और इसमें हम देखेंगे पहले हार्मोन और एंजाइम में अंतर। पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम में अंतर। तो हम पहले देखते हैं क्या अंतर है। शॉर्ट में हम देखते हैं, एक जगह हार्मोन लिखते हैं, एक जगह एंजाइम लिखते हैं और इसको हम एक छोटा सा पॉइंट में हम अंतर करते हैं। तो पहला अंतर हम लोग देखे थे, हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? अंतःस्रावी से। पहला अंतर है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, वो होता है हार्मोन। और ये बहिस्रावी से जो स्रावित होता है वो होता है एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथि से जो स्रावित होता है वो होता है एंजाइम। पहला अंतःस्रावी से हार्मोन, बहिस्रावी से एंजाइम। दूसरा डिफरेंस है कि हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन, अच्छा पहला दूसरा पॉइंट प्रोटीन वाला बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं ये सीधा जब अंतः ग्रंथि से स्रावित होता है, सीधा किसमें गिरेगा? रक्त में। ये सीधा रक्त में मिलता है, ये सीधा रक्त में मिलता है। और ये किससे होता है? ये नली द्वारा स्थल पर पहुंचता है, ये नली द्वारा जाता है स्थल पर। ये नली द्वारा जाएगा, ये सीधा ग्लैंड से रक्त में आएगा। ठीक है, क्योंकि अंतःस्रावी है तो सीधा रक्त में गिराएगा, ये बहिस्रावी है तो नली में गिरा करके वहां जहां तक जाना वहां तक ले जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, आप ये भी समझ सकते हैं कि जब रक्त में गिराएगा तो ये कहीं भी रहे, रक्त तो हर जगह फैलता है, इसलिए कहीं भी रह सकता है, दूर में भी रह सकता है, जहां जरूरत वहां दूर में भी रह सकता है। और ये दूर स्थित रहता है, जहां जरूरत है मतलब दूर स्थित रहता है, दूर स्थित रहता है। जैसे हमारा पिट्यूटरी बहुत दूर स्थित है और उसमें सेक्स हार्मोन भी स्रावित करता है, तो हमारा लैंगिक अंग दूर है फिर भी ये काम करता है। और ये एंजाइम जो होता है ये निकट स्थित रहता है। हम कहते हैं जैसे लार हमारा है तो लार ग्रंथि भी सामने रहेगा, जहां मुंह भोजन जरूरत है वही जरूरत है, ये सामने स्थित रहता है, लक्ष्य स्थल के सामने स्थित रहेगा, ये निकट स्थित रहता है। ये सामने स्थित रहता है, ये दूर स्थित रहता है। ठीक है। चौथा है कि ये प्रोटीन का बना होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें बहुत चीज रह सकते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त रहेगा, क्या क्या अतिरिक्त रहेगा? तो ये स्टेरॉइड रह सकता है, प्रोटीन के अतिरिक्त स्टेरॉइड रह सकता है। प्रोटीन के अतिरिक्त एमिनो अम्ल रह सकता है। प्रोटीन के अतिरिक्त पेप्टाइड रह सकता है। प्रोटीन के अतिरिक्त पेप्टोन रह सकता है। इस तरह से बहुत स्टेरॉइड्स, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड्स, ये यानी प्रोटीन के साथ साथ और कुछ रहेगा, प्रोटीन प्लस है ये। और ये जो होता है एंजाइम केवल प्रोटीन है, केवल जटिल प्रोटीन का बना होता है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं इसको, जटिल प्रोटीन या प्रोटीन केवल याद रखिए ना, प्रोटीन। जटिल प्रोटीन शब्द अपने आप मिल जाएगा आपको। कल पूछा ये क्या है? हार्मोन। एंजाइम क्या है? केवल प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन क्या है? तो प्रोटीन के अतिरिक्त स्टेरॉइड, एमाइन्स, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स का बना होता है। इसका एक और चीज है कि ये
खर्च हो जाता है, पूर्णता खपत हो जाता है। शरीर में पूर्णता अभिक्रिया की में खपत होता है, पूर्णता खपत हो जाती है इसकी। जैसे जो इतना जरूरत पड़ा उतना ही स्रावित होगा और पूरा रिएक्शन में भाग लेगा और खपत हो जाएगा। ये बचता नहीं है, इसका पूर्णता खपत हो जाएगा और ये पूरा हमारा जो रिएक्शन करता है उसमें भाग लेता है, प्रत्यक्ष भाग लेता है। और ये प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है एंजाइम, और ये पूर्णता खपत नहीं होता, ये इसको फिर से उपयोग कर सकते हैं। यानी ये रीयूजेबल नहीं था, ये कंप्लीटली यूज हो जाता है और ये रीयूजेबल है, फिर से उपयोग होता है, इसका पूरा उपयोग होता है, पूरा खर्च नहीं होता है, इसका खपत नहीं होती है, ये पड़ा रहता है, खपत नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह उत्प्रेरक है, क्योंकि यह उत्प्रेरक के रूप में रहता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब ये आपको फिर समझाते हैं, ये पूर्णतः खपत हो जाता है और ये खपत नहीं होता है, मतलब इसको रहेगा शरीर में और ये पड़ा रहेगा, उसका एंजाइम बनता रहेगा, लेकिन खपत उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक का कार्य उत्प्रेरक करते किसको है, इसको समझ लीजिए। उत्प्रेरक मतलब वैसा कोई पदार्थ या वैसा कोई सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग नहीं ले बल्कि उसमें उपस्थित रह करके रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे हम लोग खिलाड़ी के केस में देखते हैं, क्रिकेट खेलता है 11 प्लेयर, दोनों टीम से 11 प्लेयर और हजारों दर्शक बाहर में बैठे रहते हैं। तो दर्शक जो होते हैं वो बाहर में बैठे हुए हैं, बाहर में नहीं रहे खेल में, लेकिन केवल दर्शक उपस्थित हैं। कहां पर? खेल के मैदान पर उपस्थित हैं। उसी तरह से एंजाइम उपस्थित हैं, लेकिन खेलने वाला जो भाग लेने वाला वो जो रहेंगे पार्टिकल्स वो अलग हैं, 11 प्लेयर अलग हैं, वो रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शक जो हैं वो क्या करेंगे? ताली पीटेंगे, हल्ला बोलेंगे, इंडिया इंडिया, पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे। और उससे क्या है कि खिलाड़ियों के अंदर उत्साह बढ़ता है, एकदम चौका छक्का ले दनादन मारते रहता है। तो इसका यही है उत्प्रेरक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कि उन लोग खेले बिना भी खेल को प्रभावित करता है, ऐसे पदार्थ को ही कहा जाता है उत्प्रेरक। तो एंजाइम जो होता है ऐसा ही उत्प्रेरक पदार्थ है कि ये उपस्थित रह करके उसमें जो शरीर में होने वाली अभिक्रिया है इसके उपस्थिति से तेज होने लगती है, फास्ट होने लगती है, बहुत तेजी से क्रिया करती है। ये खुद भाग नहीं लेता, इसलिए खपत इसका नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी इसका कोई थकेगा नहीं। जैसे बाहर का दर्शक है वो बैठा रहता है, उसको कुछ नहीं हुआ, थकेगा कौन? प्लेयर जो खेला। तो उसी तरह से जो भाग लेता है वो अलग पदार्थ होता है, ये केवल रहता है। इस तरह से एंजाइम जो हमारा है कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है। कैटेलिस्ट कहते हैं इसको, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट है ये। तो ये खपत नहीं होता है, जबकि हार्मोन जो है पूरा भाग लेता है और ये पूरा खपत हो जाता है। इसको फिर से उपयोग हम नहीं कर सकते। अच्छा, इसका रिएक्शन जो होता है, आगे हम लोग पॉइंट जो पढ़ रहे होंगे, ये इसका रिएक्शन होता है वो उत्कर्मणीय नहीं होता है, अनुत्कर्मणीय कहते हैं इसको, अनुत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय होता है। इसका रिएक्शन क्या होता है? अनुत्कर्मणीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। माने ऐसा रिएक्शन जो एक बार हो गया तो कंप्लीट हो गया, फिर से उसको दोनों तरफ से नहीं हो सकता। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं अनुत्कर्मणीय रिएक्शन। आप लोग रसायन में ये पढ़ते होंगे कि दो तरह की अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय और अभिक्रिया। जब प्रतिकारक से प्रतिफल बन जाए, प्रतिफल से प्रतिकारक बन जाए तो कहते हैं उत्क्रमणीय। ऐसा एंजाइम में होगा। और जब के लिए एक प्रतिकारक से प्रतिफल बनता है और फिर प्रतिफल से प्रतिकारक नहीं बन सकता है तो इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो ये केवल एक तरफ से रिएक्शन होगा, इधर से इधर रिएक्शन होगा, ठीक है, ऐसे रिएक्शन होता है। तो जैसे हम अगर कहें जैसे चावल से भात बन जाना, तो रिएक्शन एक बार भात से फिर चावल नहीं बन सकता है, उस ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, ठीक है, ऐसा प्रतिक्रिया करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि अनुत्क्रमणीय है। आप इतना याद रखिएगा कि ये हार्मोन का अभिक्रिया कैसी होती है, हार्मोन का एक्शन कैसा होता है, तो याद रखना है अनुत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। और एंजाइम का अभिक्रिया कैसा होता है? तो ये उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। ये डिफरेंस है आपका एंजाइम और हार्मोन में। ये इतनी बात अगर आप याद रखते हैं तो अब आपका ये हार्मोन और एंजाइम का प्रश्न जो रहेगा वो पकड़ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी पूछता है हार्मोन, और इसमें समानता भी कुछ है। आप एंजाइम और हार्मोन में समानता क्या है, तो समानता के विषय में समझ लीजिए कि हार्मोन जो होता है और एंजाइम दोनों क्या होता है, हार्मोन या एंजाइम दोनों शरीर के अंदर स्रावित होते हैं।
इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा शरीर खुद बनाता है। ये हार्मोन भी और एंजाइम भी खुद शरीर दोनों बनाता है। ठीक है, पहला समानता है, दोनों समान गुण क्या है दोनों में, तो हार्मोन और एंजाइम दोनों शरीर के अंदर ही स्रावित होते हैं। दोनों किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो दोनों एक ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। भले अलग अलग ग्रंथि है लेकिन दोनों किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अब ये अलग बात है कि इसके ये अंतःस्रावित ग्रंथि स्रावित होता है और ये बहिःस्रावित ग्रंथि स्रावित होता है, लेकिन दोनों स्रावित होने वाली चीज किससे है, तो दोनों ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। और तीसरी बात क्या है कि ये जो हार्मोन और एंजाइम दोनों जो है रक्त में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, रक्त में घुलनशील होते हैं, रक्त में या जल में दोनों घुलनशील होते हैं। मेनली रक्त में ही लिखिए, आपको रक्त ही रहता है शरीर में, तो रक्त में घुलनशील होते हैं, रक्त में ये घुलनशील होते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये घुलनशील होता है और इसलिए बहुत आराम से रिएक्शन करता है। जल में भी घुलनशील होता है, जिसके चलते हमारा तुरंत भोजन पानी के साथ हो जाता है और रिएक्शन करने लगता है। ये है। अच्छा, ये दोनों जो है हार्मोन और एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होता है, ये दोनों के अल्प मात्रा हमको जरूरत होता है। ये इसकी समानता है, अल्प मात्रा में बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में अपने आप से होता है, ये सब हमारे अल्प मात्रा में होता है। तो इसकी समानता है हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लें। एंजाइम और हार्मोन का डिफरेंस समझ गए। कभी कभी पूछा हार्मोन और विटामिन में भी कुछ अंतर रहता है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लें। तो हार्मोन और विटामिन में भी कुछ अंतर है और ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए उसका भी हम कुछ पॉइंट आपको बता दें, जिससे आपको ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला हम लोग हार्मोन के विषय में हम लोग समझ लें कि अभी हम चर्चा करते हैं कि हार्मोन कहाँ से होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर स्वयं संश्लेषित होता है, स्वयं अपने आप अंदर स्वयं संश्लेषित होता है। ये भोजन द्वारा लेना पड़ता है, स्वयं नहीं बनता। हमारे शरीर में ऐसा बहुत कुछ है विटामिन जो कभी कभी संश्लेषित होते हैं, जैसे विटामिन के है कुछ संश्लेषित होता है, विटामिन ई भी कुछ संश्लेषित होता है, लेकिन विटामिन डी भी कुछ संश्लेषित होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में आप सुनते होंगे कि सूर्य के प्रकाश में खड़ा हो जाते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल बना देता है विटामिन डी को, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है, उससे हमारा काम चलने वाला नहीं होता, उतना ही से नहीं, जब तक हम भोजन से नहीं लेंगे। लेकिन मैक्सिमम विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स जितने भी है, B1, B2, B6, B12, ये सभी को आपको पढ़ते होंगे कि इस जैसे टमाटर में, तो नींबू में, तो दाल में, इस तरह के हमको बहुत सारी चीजें अलग अलग विटामिन के लिए खाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। हम विटामिन का अलग क्लास लेंगे जिसमें हम बताएंगे कौन कौन विटामिन किसमें मिलता है, वो अलग क्लास रहेगा। लेकिन फिलहाल हम अलग अलग भोजन के द्वारा हम अलग अलग विटामिन को प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन में हमें अलग अलग तरह का भोजन को प्राप्त करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि किस भोजन में कौन सा विटामिन है। लेकिन शरीर के अंदर स्वयं हार्मोन बनता है, इसलिए हमको भोजन से कोई मतलब नहीं है कि किस हार्मोन के लिए कौन सा भोजन खाएं, ऐसा कोई जरूरत नहीं होता। दूसरा है कि सबसे पहले ये हार्मोन जो होते हैं ये एक प्रोटीनस पदार्थ होता है, प्रोटीन होता है, स्टेरॉइड होता है, ये सभी पदार्थ होते हैं, है ना। ये सब अमीनो अम्ल होता है, पेप्टाइड्स होता है, ये सब है। ये सब इसका मेनली एक प्रोटीन से जुड़ा हुआ भाग होता है, लेकिन ये कार्बनिक कंपाउंड होता है। ये जनरली साधारण कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। और कार्बनिक यौगिक में ये मेनली क्या होता है कार्बनिक यौगिक में, तो देखिए कार्बनिक यौगिक में एमाइन होता है, एमिनो एमाइन ग्रुप होते हैं, जैसे कोबालामाइन पढ़ते होंगे, है ना, साइनो कोबालामाइन विटामिन B12 का नाम होता है ना। तो उस तरह से वो एमाइन होता है। एसिड होता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है, तो ये कार्बनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऐसे एसिड है, कौन एसिड है, तो कार्बनिक एसिड है, ये कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल होता है। ईस्टर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इस तरह से ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं प्रोटीन, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये और थोड़ा सा इसके विषय में हमको बताना है कि इसका मात्रा जो है हार्मोन का विटामिन के तुलना में बहुत कम लेना पड़ता है, अति अल्प मात्रा लेना पड़ता है। इसका भोजन में हमको अति अल्प मात्रा में जरूरत होता है, अति अल्प मात्रा। तीसरा पॉइंट
अति अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, अति अल्प मात्रा में। और ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, मतलब ये हार्मोन थोड़ा ये बहुत कम मात्रा में होता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। और एक लास्ट पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे कि इसको अगर अति अल्प मात्रा में लेकिन उससे भी अल्प अगर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो दोनों स्थिति में ये गड़बड़ी पैदा होगा, आपके अंदर गड़बड़ी पैदा करेगा, बीमारी नहीं गड़बड़ी, इसको कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। कमी या ज्यादा होने पर, कमी या ज्यादा में दोनों कुछ भी हो जाए तो डिसऑर्डर पैदा करता है, हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा करता है। क्या करता है? हार्मोनल गड़बड़ी। डिसऑर्डर को हम इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे गड़बड़ी, हार्मोनल डिसऑर्डर इंग्लिश शब्द होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, ये उत्पन्न करता है। जैसे आप कहे अगर ग्रोथ हार्मोन अगर आपके अंदर ज्यादा हो जाए तो आपका शरीर भीमकाय हो जाता है, बड़े शरीर वाले हो जाते हैं, विशालकाय शरीर का, और कम हो जाए तो आप नाटे शरीर का हो जाए। लेकिन आदमी दोनों स्थिति में स्वस्थ है, बड़ा आदमी भी स्वस्थ है और छोटा नाटा आदमी भी स्वस्थ है। वो भी बाल बच्चा पैदा कर सकता है, ये भी बाल बच्चा पैदा कर सकता है, वो भी खाना खा सकता है, ये भी खाना खा सकता है, ये भी नौकरी कर सकता है, वो भी नौकरी कर सकता है, ये भी जी सकता है, वो भी जी सकता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन गड़बड़ है सामाजिक नजर में, कहेगा यार कैसा ही खंभा की तरह आदमी है, फिर ये कहेगा यार कैसा ही फुटबॉल की तरह छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो दोनों स्थिति गड़बड़ है, इसको कहते हैं हार्मोनल गड़बड़ी। ठीक है, ये रोग नहीं है लेकिन हार्मोनल गड़बड़ी कहा जाता है। जैसे कभी कभी आपके स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होता है तो दाढ़ी माँ छू जाता है, तो ऐसा नहीं कि अब वो जी नहीं सकती है, कैसे कर, लेकिन थोड़ा देखने में समाज में कहते मोछ वाला औरत देखो तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगेगा। आपको कहेंगे शादी कर लीजिए तो कोई नहीं शादी करेंगे, कहेंगे वाह आपके बाप हम, ये सब गड़बड़ी है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब गड़बड़ियां आपको दिख सकती है हार्मोनल के चलते। अब कोई पुरुषों में ही कभी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम उत्पन्न हो जाए तो भाई उसके सेक्स की क्षमता कम हो जाएगा, दाढ़ी मोछ नहीं आएगा तो भी गड़बड़ है, तो भी उसमें भी दिक्कत है कि आपसे कोई शादी लड़की नहीं करेगी, तो उसमें भी गड़बड़ी है। तो दोनों स्थिति में गड़बड़ है कि नहीं? तो ये हो गया आपका हार्मोन के कमी या ज्यादा से हार्मोनल गड़बड़ी उत्पन्न होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। लेकिन विटामिन के केस में क्या होता है? विटामिन के केस में कमी या ज्यादा होने से रोग उत्पन्न होता है। कमी होने से क्या होगा? डिफिशिएंसी रोग, इसको कहते हैं इंग्लिश में होता है डिफिशिएंसी डिजीज होता है। कमी होने से डिफिशिएंसी डिजीज होता है, विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज यानी कमी का रोग, विटामिन से होने वाले कमी, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। अधिकता से कोई रोग नहीं, अधिकता से रोग है, विटामिन की अधिकता से होने वाला रोग ऐसा पढ़े नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकता से जो होता है, विटामिन की अधिकता से सब पेशाब के माध्यम से या पैखाने के माध्यम से शरीर में अपने आप उत्सर्जित हो जाता है। तो अधिकता अधिक होने पर उत्सर्जित हो जाता है, अधिक होने से ये बाहर निकल जाता है, तो उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, ये स्वयं उत्सर्जित हो जाता है, अधिक हो जाएगा तो इससे कमी और ज्यादा से कोई फर्क है? कमी से फर्क पड़ेगा और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका कमी से भी फर्क पड़ेगा और ज्यादा से भी फर्क पड़ेगा। इसका नियंत्रित मात्रा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हार्मोन और विटामिन को समझ गए हैं और अगला हम लोग पढ़ेंगे अब अंतःस्रावी ग्रंथि में से प्रमुख ग्रंथि, हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो वॉच करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरा वीडियो आपको क्लास समझ में आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।